हेलो एस्पिरेंट, मैं दीपक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुरवार एकेडमी पर। पॉलिटी की इस सीरीज में कल की कक्षा को जहां पर हम विश्राम किए थे, ठीक वहीं से आज की कक्षा को हम प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं और इस संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमने सन 1773 से 1853 तक जितने अधिनियम आए थे सबका अध्ययन कर लिया है। उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे और जिस माध्यम से जैसे प्रश्न आएगा वह सारी चीजें हम पीडीएफ में दिए थे। जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट थे उनको हमने समझाने का भी प्रयास किया। जो फैक्ट थे मैंने निवेदन किया कि आप उसको वैसे ही उतार लें और बार बार रिवीजन करते रहें, उसको रट लें। आशा करते हैं आप इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को आगे नित्य निरंतर बढ़ाते चल रहे हैं और अपने हर एक दिवसीय प्रयोगात्मक परीक्षा में हमारे द्वारा दी गई जानकारी को उपयोग करके आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही हासिल करेंगे। कल की कक्षा को जहां पर हमने विश्राम किया था, ठीक वहीं से कक्षा को आरंभ करते हैं। उसके लिए आज जो पढ़ना है, भारत में क्राउन शासन 1858 से 1947। इसके पहले हमने पढ़ा था 1773 से 1853 के बीच पहला एक्ट, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, वो 1773 में आया था। उसके बाद अंतिम एक्ट जो आया था वो 1853 में आया था। इस 1773 और 1853 के बीच, जैसा कि मैंने बताया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन 1853 के बाद 1857 में क्रांति हो जाती है, जिसे विद्रोह भी कहा जाता है। ये 1857 में होता है और एक बहुत विशाल स्तर में होता है, अर्थात भारत के कोने कोने में ब्रिटिशों अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग थी। उनको हटाने का भरसक पूर्ण प्रयास था कि वह भारत को छोड़ करके हमको स्वतंत्र करके चले जाएं, हम अपना जीवन अपने हिसाब से स्वयं जिएंगे, इसका प्रयास था। कुछ लोग क्रांति का नाम देते हैं इसको, कुछ लोग विद्रोह का नाम देते हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या क्रांति और विद्रोह अलग अलग है? तो कहा जी हाँ, क्रांति वह है जो परिवर्तन ला दे, विद्रोह वह है जो परिवर्तन नहीं लाएगी, केवल बगावत रहेगा, हटो मेरा ही राज रहेगा, मैं ही अपना निर्णय लूंगा। परिवर्तन कैसे? जैसे फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। अब इसको क्रांति कहा जाता है, क्यों? क्योंकि फ्रांस में 1789 से पहले राजतंत्र था और 1789 के बाद संवैधानिक राजतंत्र आया। संवैधानिक राजतंत्र आया अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनलिटी मोनार्की आई। तो परिवर्तन हुआ, जहां पर राजा ही सब कुछ हुआ था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों राजा के अधीन थी, राजतंत्र था।
वहीं पर अब विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका को अलग किया गया। परिवर्तन हुआ, केंद्र से कई स्तरों में विभाजन, इसलिए इसको परिवर्तन कहा गया, तो इसलिए इसको क्रांति भी कहा गया, इसलिए इसको क्रांति भी कहा गया। कक्षा 9 की एनसीईआरटी में आप पढ़ते हैं, पहला ही पाठ है फ्रांस की क्रांति, यूरोप में फ्रांस की क्रांति, तो वहीं पर ही पढ़ते हैं। लेकिन विद्रोह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे? मान लीजिए रानी लक्ष्मीबाई इस विद्रोह में शामिल थे, तो किस लिए? उनके दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनने दिया जा रहा था। इतिहासकार कहते हैं कि मान लीजिए इस विद्रोह के माध्यम से भारत को स्वतंत्र करा लेते, तो फिर से दिल्ली का शासक वही बहादुर शाह जफर ही तो होता। अर्थात इस विद्रोह के पूर्व भी राजतंत्र, इस विद्रोह के बाद भी राजतंत्र। क्या होता? कुछ परिवर्तन होता? विद्रोह के पूर्व राजतंत्र और विद्रोह के बाद भी राजतंत्र, तो परिवर्तन क्या हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और क्रांति का मुख्य स्वरूप है कि परिवर्तन हो तभी क्रांति माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए कुछ लोग 1857 के क्रांति को विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग क्रांति कहते हैं। इस पर नहीं जाएंगे, इतिहास का विषय है, जब इतिहास की सीरीज लेकर के चलेंगे तो वहां पर इसको अच्छे ढंग से हम समझेंगे। तो मेरे कहने का मतलब 1773 से 1853 तक के सभी एक्टों को पढ़ा, उसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है, और 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आता है, जिसे कहते हैं भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1858। और इस एक्ट के अंतर्गत एक बात कही जाती है कि अब जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, एक कंपनी यहां से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाएगी। ब्रिटिश क्राउन, अभी तक जो एक्ट पास हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, अब जो एक्ट पास होंगे ब्रिटेन क्राउन के अंतर्गत पास होंगे, इसलिए अब क्राउन शासक प्रारंभ हो गया। इसलिए आज हम आपको शुरू करेंगे भारत में क्राउन शासन एक कब से कब तक रहा, तो 1858 से 1947। यह भी एक क्वेश्चन है कि भारत में क्राउन का शासन कब से कब तक रहा, तो उत्तर आएगा 1858 से 1947। और जो इसमें पहला अधिनियम आया, उस अधिनियम का नाम था भारत सरकार अधिनियम 1858। कल की कक्षा को आप देख लीजिएगा, वहां पर किसी भी एक्ट के पास, किसी भी अधिनियम के पास सरकार शब्द नहीं था। कभी चार्टर था, तो कभी पिट्स था, तो कभी रेगुलेटिंग था। लेकिन अब जो पास हो रहे हैं उनका नाम है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें पहला कार्य महत्वपूर्ण क्या किया गया? ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने अधीन कर लिया। प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना शासन भारत सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंतर्गत कर लिया? तो वो अधिनियम कोई और नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1858 है। इसके बाद भारत में जो गवर्नर जनरल थे, उनको भारत का वायसराय पदनाम दिया गया। मैंने कल एक हायरार्की आपको बताई थी कि पहले
गवर्नर थे, वही गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल थे केवल, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बने, और जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल के अधीन कर दी गई। वहां भी गवर्नर जनरल थे, लेकिन बंगाल और मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। उसके बाद इन्हीं बंगाल के गवर्नर जनरल ये कब हुए? 1773 के एक्ट में। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, गवर्नर जनरल कर दिया। किस एक्ट में? 1833 में। और इसी भारत के गवर्नर जनरल को अब जब क्राउन शासन आ गया तो इस भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कर दिया। और ये एक्ट कौन सा है? 1858। ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन का आंसर, ये भी क्वेश्चन का आंसर। एक ऐसे बना लो, कब गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो टिक कर देना 1773, कब भारत का गवर्नर जनरल बना तो 1833, कब भारत का वायसराय बना तो 1858। वही यहाँ पर है कि भारत में गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय पदनाम दिया गया। और बहुत ही महत्वपूर्ण यदि आपको हम बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण यदि हम आपको बताएं तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। प्रश्न पूछे भारत का प्रथम वायसराय कौन बना तो लॉर्ड कैनिंग। नोट कर लेना अलग से, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। उसके बाद भारत में एक अस्थाई पद सृजित किया गया जिसे भारत सचिव कहा गया। अब ये जो भारत सचिव आया है, ये जो भारत सचिव आया है, कहीं पे मक्खी बैठ रही है। ये जो भारत सचिव नाम का पद आया है, ये एक नया पद है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो भारत सचिव नया पद किस अधिनियम के अंतर्गत आया तो 1858। ये भारत सचिव का पद एक नया पद जोड़ा गया। यहां पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। भारत के वायसराय को, सॉरी, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया, और भारत का सचिव नया पद है। ये भारत का सचिव नया पद है। और प्रथम भारत के सचिव लॉर्ड स्टैनली बने, ये भी पूछा जा सकता है। प्रथम भारत सचिव लॉर्ड स्टैनली और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक, लॉर्ड कैनिंग। अगला आता है भारत परिषद अधिनियम 1861 में, और इसमें वायसराय द्वारा विधान परिषद में 3 भारतीयों को गैर अधिकारी सदस्यों के रूप में नामित किया गया। पहली बार हुआ ये कि किसी भारतीयों को विधान परिषद में, किसके, वायसराय के विधान परिषद में लाया गया पहली बार। 3 थे, पहले थे सर दिनकर राव, बनारस के राजा, और पटियाला नरेश। याद रखना, अभी सत्येंद्र नाथ सिन्हा भी आएंगे, लेकिन वह विधान परिषद में नहीं आएंगे, वह वायसराय के कार्यकारी परिषद में आएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये जो आए हैं विधान परिषद में आए हैं तीनों, और पहली बार ही आ रहे हैं, लेकिन
विधान परिषद में आ रहे हैं। इसको याद रखना। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो रहा है? भारत परिषद अधिनियम 1861। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला अधिनियम आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। मैंने इसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं देखा, इसलिए महत्वपूर्ण तथ्य नहीं देखा, इसलिए इसमें मैंने कुछ डाला नहीं। बस एक क्रोनोलॉजी आपको याद हो, क्रम याद हो, इसलिए मैंने इसको कर लिया। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 भी आया था, बस इतना याद कर लेना। ठीक। महत्वपूर्ण अगला आता है, एक मक्खी ने बिल्कुल परेशान कर दिया है, ये देखिए, बिल्कुल परेशान कर दिया है। चलिए, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसमें इसे मार्लेमेंटो सुधार कहा जाता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, भारत परिषद अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार, मार्ले कौन थे? वायसराय, मिंटो कौन थे? भारत सचिव, उन्हीं के नाम पर मार्लेमेंटो सुधार कहा जाता है। अब देखिए, जो मैं इसके पीछे वाली पीडीएफ में दोहराया था उसी बात को पुनः बता रहा हूं। गवर्नर जनरल वायसराय की कार्यकारी परिषद में सत्येंद्र नाथ सिन्हा भारतीय सदस्य, ये कौन थे? भारतीय की जगह यहां पर रहेगा, एक सेकंड, यहाँ पे गलत छप गया है, एक मिनट इसको चेंज कर लें। एक सेकंड, एक सेकंड। ये भारतीय सदस्य की जगह रहेगा यहाँ पे कानूनी सदस्य। भारतीय सदस्य की जगह कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसके पहले क्या बताया था? 1861 में विधान परिषद, देख लेना इसको, 3 लोग जोड़े गए पहली बार। अब की बार वायसराय के कार्यकारी परिषद, कार्यकारी मतलब जैसे आज की कार्यपालिका, विधायी परिषद मतलब आज की विधायिका, इसमें पहले व्यक्ति जो जुड़े सत्येंद्र नाथ सिन्हा कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी तथ्य। कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय जोड़ने वाले सत्येंद्र नाथ सिन्हा, विधान परिषद में प्रथम भारतीय जोड़ने वाले तो 3, सर दिनकर राव, पटियाला के राजा और बनारस के राजा। याद रखना, बहुत ही महत्व। यदि पूछे किस अधिनियम में हुआ तो भारत परिषद अधिनियम, यदि पूछे किस अधिनियम में हुआ तो मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम में, क्योंकि इसको मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है। अगला आता है भारत सरकार अधिनियम सन 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में, सॉरी, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और देखिए, मैंने इसमें ऐड किया है, दूसरे कलर से आपको दिखाएं, यूपी ट्रिपल एससी 2020 में ये पूछा गया है, आप चेक कर सकते हैं। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये पूछा गया है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किस अधिनियम को कहा जाता है, ये प्रश्न था। जब इसको पूछ सकता है तो क्या मार्लेमेंट्री सुधार को नहीं पूछ सकता? इसलिए मैंने कहा है कि महत्वपूर्ण है। ठीक, अर्थात
इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था यूपी SSSC 2020। हमारे ख्याल से पेट ही कहें तो कोई असंयोक्ति नहीं होगी। उसके बाद इसमें क्या क्या कार्य किए गए, बहुत महत्वपूर्ण, प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। द्वैध शासन अर्थात दो प्रकार का शासन। दो प्रकार का शासन मतलब आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। इस प्रकार से दो प्रकार का शासन। आरक्षित विषय में जैसे राजस्व को रखा, कितना कर कहां पे लगाना है, वसूलना है, ये आरक्षित विषय। मतलब सेना को रखा, राजस्व, सेना, ये आरक्षित, जहां से भारत की भूमि पर ब्रिटिश का दबदबा कायम रहे, उसको आरक्षित श्रेणी, रिजर्वेशन सब्जेक्ट, वहां पर रखा। और हस्तांतरित विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि रखा। ये है द्वैध शासन, दो प्रकार से शासन। तो द्वैध शासन से परेशान नहीं होना है। दो प्रकार मतलब एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में केवल और केवल ब्रिटिश सरकार बनाएगी नियम कानून। इसमें जो भारतीय शामिल हैं वो भी बना सकते हैं, इसलिए इसको हस्तांतरित विषय कहते हैं। और केंद्र में दो सदनीय व्यवस्था और पृथक निर्वाचन लाया गया। दो काम इस अधिनियम के अंतर्गत, पहला केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और दूसरा पृथक निर्वाचन। दो सदनीय व्यवस्था क्या है, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा आज की लोकसभा कह सकते हैं आप इसको, और राज्य परिषद को आज की राज्य सभा कह सकते हैं, कुछ और नहीं है। केंद्रीय विधानसभा अर्थात आज की लोकसभा, और के राज्य परिषद अर्थात आज की राज्यसभा। तो दो सदनीय व्यवस्था यही है, दो सदनीय व्यवस्था यही है। ठीक, नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। कितना कार्य भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया। यहां से कुछ यदि ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख दीजिएगा। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। जब मैं संविधान का स्रोत पढ़ा रहा था आपको, संविधान का स्रोत, तो उसके अंतर्गत मैंने बताया कि भारत शासन यानी कि आईजी एक्ट 1935 से बहुत सारे नियम भारत के संविधान में लिए गए हैं। आप खुद देखेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। इसे संविधान का स्रोत भी कहा जाता है। इसमें पहला जो प्रांतों में द्वैध शासन था समाप्त कर दिया गया। याद करना, द्वैध शासन मतलब आरक्षित, हस्तांतरित, हस्तांतरित, ये विषय समाप्त कर दिया गया प्रांतों से। ठीक, और इसके जगह केंद्र में द्वैध शासन लाया गया, अर्थात केंद्र में दो प्रकार की व्यवस्था बनाई गई। अर्थात केंद्र में दो प्रकार की व्यवस्था बनाई गई, आरक्षित और हस्तांतरित, दो व्यवस्था बनाई गई। प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में लाया गया। इसके बाद प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। स्वायत्तता मतलब अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। अभी तक केंद्र के अधीन निर्णय लेते थे,
लेकिन अब प्रांत अपना निर्णय अर्थात अपने नियम कानून स्वयं बना सकते हैं, उनको स्वायत्त कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया, एक ऑटोनॉमी बॉडी के रूप में उनको छोड़ दिया गया। ये सब हो रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935। और शक्तियों को 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया। पहले संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगा, आज भी भारत में यह नियम लागू है। और राज्य सूची में प्रांत बनाएंगे और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे। इनमें विषयों की मात्रा जो रखी गई, संघीय सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। 36 विषय रखे गए। ठीक। अब इसी में संघीय लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, इसी में प्रांतीय लोक सेवा आयोग अर्थात एकदम परेशान कर दी है। इसी में प्रांतीय लोक सेवा आयोग अर्थात एसपीएससी और इसी में संयुक्त लोक सेवा आयोग अर्थात जेपीएससी। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ज्वाइंट मतलब अर्थात 2 राज्य कहे कि मेरे लिए अधिकारियों का चयन करिए, तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इसी में स्थापित किया गया। और लोक सेवा का जन्मदाता, ये नोट कर लेना, लोक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, इसको लिख लेना, लोक सेवा का जन्मदाता। इसी अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक, जो आज भारत की प्रमुख केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना की गई। प्रश्न पूछा, इसमें से एक एक प्रश्न सब महत्वपूर्ण है, अर्थात मैंने यहां पर ही इंपॉर्टेंट लगा दिया गया। प्रश्न आता है आरबीआई से, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आपके परीक्षा के लिए परम महत्वपूर्ण है। इसके बाद अंतिम अधिनियम आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। अब सरकार अधिनियम नहीं, स्वतंत्रता अधिनियम। ये आया 1947 में। इसमें जो कार्य किए गए, पहला ब्रिटिश शासन समाप्त किया गया, ब्रिटिश शासन। उसके बाद ब्रिटिश राष्ट्रमंडल ने भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्रों को विभाजित किया, मतलब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। इसी में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। संविधान सभाओं को, यानी कि भारत और पाकिस्तान में जो संविधान सभा बनी, उन्हें संप्रभु, ये यहां नहीं रहेगा, संप्रभु राष्ट्र में संविधान बनाने का अधिकार दिया कि भारत अपना संविधान बना सकता है, पाकिस्तान अपना। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड के राजा से भारत सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी गई। और इसी 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हो जाता है। इसलिए ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अंतिम अधिनियम है, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन समाप्त किया गया, भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया गया, संविधान सभाओं को संविधान बनाने का अधिकार दिया, भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, इंग्लैंड के राजा से भारत के सम्राट की उपाधि समाप्त की गई। वायसराय का पद बना रहा, यदि पूछे वायसराय का पद समाप्त किया गया, तो नहीं, उसका पद बना रहा, क्योंकि माउंटबेटन विभाजन के बाद भी भारत में वायसराय के रूप में कार्य कर रहे थे, भारत के प्रमुख के रूप में। तो 1947 का ये अंतिम अधिनियम है,
अब इसके बाद इसमें देखिए एक शब्द था संविधान सभा, तो हम कल की कक्षा में संविधान सभा के गठन, संविधान सभा में कितने सदस्य थे और इस संविधान सभा ने कैसे संविधान बनाया, संविधान, इतनी बातों का हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। अर्थात विकास का क्रम समाप्त हुआ, अब संविधान सभा में संविधान कैसे बना, इसमें कितने सदस्य थे, साथ ही साथ कैसे संविधान बना, कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितने सूचियां इसमें स्थित हैं, इन सब के बारे में कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर रोकते हैं और आप सभी से हम बहुत बहुत अपेक्षा करते हैं कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी और आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी और आप इसके माध्यम से अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर रहे होंगे। और हम ये भी आशा करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को, जो भी जिसका लक्ष्य है, उसको प्राप्त करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी प्रश्न होगा उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को हमारी तरफ से एक प्यारा सा थैंक यू। किस लिए आप लोग हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।